ऊपर दिए गए टॉपिक के हेडिंग को देखकर आप समझ गए होंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को और हम लोग का हेडिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी इजीली वे में समझेंगे और ये हम लोग का पूरा टॉपिक जो होगा 3-4 पार्ट में कवर होगा। इसमें हम लोग छोटे छोटे स्टेप में इसको आसानी से और इजीली वे में समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जाम के व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को और इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को ध्यान से देखेंगे और उन्हें समझने का कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि जितने भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं हम लोग के आसपास में, उसे हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि आप पहले नीचे क्लास में पढ़ कर के आए होंगे, चेंजेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं और भी तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस का मतलब फिजिकल चेंज अगर हो रहा है कहीं पे, तो कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसका चेंज होगा शेप, साइज, कलर, स्टेट, ओके। और प्लस में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे बेसिक के लिए है, फिजिकल चेंज हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल चेंज कैसा चेंज होगा? वैसा चेंज जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदले, साइज बदले, कलर बदले, स्टेट बदले और कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो, तो वैसा सभी चेंज क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। और दूसरा हम लोग का था क्या, कैसा चेंज? केमिकल चेंज। इसमें क्या हो रहा था, चेंज होने के बाद एक अलग तरह का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल, एक रबड़ है, अगर उसको हम लोग दोनों तरफ से इसको खींच करके स्ट्रेच कर दें तो ये फैल करके इस तरह का हो जाएगा और जैसे ही फिर इसको छोड़ेंगे वापस से क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका शेप बदला, ठीक है। अगर कोई पेपर है पीस में, एक पेज A4 शीट ले ले, उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दे या काट दे उसको, तो काटने के बाद क्या होगा, उसका शेप बदल जाएगा, लेकिन जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से वो मिल करके बना है, वो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वही रहेगा, है ना। तो ये होगा हम लोग का फिजिकल चेंज। लेकिन वहीं पे अगर कागज़ को हम लोग बर्न कर दे, जला दे, तो वहाँ पे क्या होगा, राख बन जाएगा, जो कि एक अलग तरह का सब्सटेंस है। फिजिकल चेंज को जनरली रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है। फिजिकल चेंज को जनरली रिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चेंज होता है उसको वापस से पहले जैसा किया जाता है। सभी नहीं, लेकिन कुछ कुछ को, जैसा कि मैंने बताया, रबड़ को, या आप एक बॉल को ले लो, स्पंज बॉल या कैस्को का बॉल है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसको आप पुश करो, दबाओ, वो दब जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप छोड़ोगे वापस अपने शेप में चला आएगा। लेकिन केमिकल चेंज जिसके साथ हो गया, वो फिर दोबारा अपना पहले जैसा नहीं हो सकता है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सब जो चेंजेस है वो है क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग के आसपास में जो चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंज, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल चेंज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा है, वैसा सभी चेंज जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और उसे वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। और एग्जांपल 2-4 इसमें दे देंगे, क्या, जैसे जंग का लगना, कागज का जलना, ये सब, है ना। अगर किसी भी जगह पे केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। तो जहाँ पे कहीं पे भी केमिकल चेंज होगा उसको कुछ कैरेक्टर होंगे जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जहाँ कहीं पे भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पे कुछ खास बातें देखने को मिलेंगे, हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम लोग उन चेंजों को देखेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो चेंज ऑफ स्टेट कहने का मतलब है, अगर किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं या उसमें जो चेंजेस आ रहा है, तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड से बदल करके वो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड से बदल करके गैस में चलेगा, ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ कलर, जो सब्सटेंस है जो केमिकल चेंज से गुजर रहा है उसका कलर में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा साइकिल का रिम है
साइकिल का रिम जो वाइट कलर का होता है, शाइनी वाइट, उसमें केमिकल चेंज मतलब जंग लगने के बाद क्या होता है, उसका रस्ट लगने के बाद वो ब्राउन कलर में चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ पे या तो टेम्परेचर आपका हाई होगा या फिर लो होगा, इसको हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे, हाई होना लो होना। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस वहाँ पे इवॉल्व करेगा। जैसे आप कागज़ को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद आपने देखा होगा वहाँ पे धुआं भी उठ रहा है ना, तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। अब जो हम लोग के आसपास में कुछ केमिकल चेंज होता है उसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया जिसमें कार्बन मौजूद है और उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और ये जलाने के बाद क्या हो गया, गैस हो गया। ये दोनों का प्रॉपर्टी जो है इससे ये टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी का होगा और इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ स्टेट, जैसे ये कार्बन जो पहले था सॉलिड स्टेट में था, ये गैस में हो गया। चेंज ऑफ कलर, कार्बन लकड़ी का आपका जो भी कलर हो वो बदल के बाद में काला हो जाएगा। टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा और गैस निकलेगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई चेंज हो रहा है तो वो कैसा चेंज है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन लकड़ी के टुकड़ा को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, उसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन का एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों कर लिया जाता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट में आ जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों कर लिया जाता है। जैसे कुछ बच्चे मैं जब पढ़ाता हूँ तो आंसर देते हैं कि उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाता है और जलाने के बाद क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है। ये गलत आंसर है। आपका सही आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर इसे हम लोग खुला छोड़ देते हैं या काफ़ी दिनों तक ये पड़ा रह जाता है तो ये जैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन, उससे कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के हवा से, तो उससे रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्या करता है, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है ना। ये मान लीजिए आपका मैग्नीशियम का रिबन है, इसे आपने रख दिया है कहीं पे, तो ये एटमॉस्फेयर में जो हवा घूम रहा है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, ये वाला लेयर, है ना। हाईली रिएक्टिव है, अपने आप रिएक्ट कर लेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा और उसके बाद जो आपको चाहिए रिजल्ट, आपको अपना एक्सपेरिमेंट का डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं बर्न करने से पहले। और ये क्वेश्चन इंटेक्स में भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन आर क्लीन बिफोर इट वाज बर्न। इसको जलाने से पहले हम लोग इसे क्लीन क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जब रखा रहता है तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है और जिससे के वजह से हम लोग को डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नीशियम रिबन को लेकर के, तो पहले उसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आए, अनडिज़ायर्ड प्रॉपर्टी उसका शो ना हो, है ना। डस्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है कि उसके ऊपर डस्ट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्लीन करते हैं, लेकिन वहाँ पे आंसर इसका ये नहीं होगा, है ना। काफ़ी ईजी था ये और इसमें कोई, मुझे उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी रिएक्शन हो रहा है केमिस्ट्री में उसको रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, है ना। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा आज का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीख लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जनरली दो तरीका है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इजीली वे में। कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम लोग का है वर्ड इक्वेशन और दूसरा हम लोग का केमिकल फार्मूला। इन दोनों तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि एक लकड़ी लिए या फिर कागज़ का टुकड़ा लिए, उसको हम लोग आग में बर्न कर दिए और जलने के बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और कुछ जो है आपका राख बना, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ उसको हम लोग दोनों तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं, जो वहाँ पे पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कार्बन जला और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला, है ना। O2 ले लेते हैं और जलने के बाद क्या बना,
सॉरी यहाँ पे हम लोग इसका वर्ड लिखेंगे ऑक्सीजन, और जलने के बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। और उसी तरह से आप इसको केमिकल में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कार्बन के लिए C। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है C, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए है O, और उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड O2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन, ये भी आपको जानना जरूरी है। और ये हम लोग का प्रोडक्ट, दोनों जगह पे सेम, ये भी रिएक्टेंट, ये हो गया हम लोग का रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे खास बात ध्यान देने का ये है, ये जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब जितना एटम इधर है बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। और इसी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में। तो आज के लिए यहाँ ही हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी इजीली वे में समझ में आ रहा होगा, और मेरे वीडियो से आपको मदद जरूर मिलेगी आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।